पूरे जाति धर्म समुदाय, हर एक जाति धर्म समुदाय के लोगों का प्रेम और स्नेह है और हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। देखिए, परिवार है तो नाराजगी हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जहां तक हमको जानकारी है, कोई नाराजगी नहीं है। आरोप प्रत्यारोप तो होते रहते हैं जी। जब आदमी हतोत्साह होता है तो आरोप किसी पे लगाता है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले में और ये गोपालगंज का गोपालगंज सदर विधानसभा है जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। हमारे साथ हमसे बातचीत करने के लिए हमारी बाईं तरफ आरजेडी के नेता पूर्व एमएलसी प्रत्याशी श्री दिलीप सिंह जी मौजूद हैं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं दिलीप जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कल दीपावली है जी, उसका भी आपको और पूरे जिले वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जी, हमारी तरफ से धन्यवाद। ये जो चुनावी माहौल चल रहा है, इस पर सबसे पहले आप क्या दावा करना चाहेंगे अपनी पार्टी की तरफ से? देखिए, ये है जो चुनाव गोपालगंज में चल रहा है, इस उपचुनाव में दावा क्या करना है। हम लोग भारी अंतर से चुनाव जीत रहे हैं और ये पूरे गोपालगंज की जनता का आवाज है। पूरे जाति धर्म समुदाय, हर एक जाति धर्म समुदाय के लोगों का प्रेम और स्नेह है और हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। जाति धर्म समुदाय की आपने बात की, परिवार को उसमें आपने छोड़ दिया। साधु यादव की ये पत्नी तेजस्वी जी की मामी इस समय आप ही की पार्टी के खिलाफ चुनाव मैदान में है। क्या वो आप लोगों के मतों को प्रभावित नहीं करेंगी? बिल्कुल नहीं। देखिए, यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। वह भी चुनाव लड़ रहे हैं, इंदिरा यादव भी चुनाव लड़ रही हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है। लेकिन मामला यह आता है कि चुनाव आप लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव को प्रभावित आप कितना कर रहे हैं और आपको मत कितने प्राप्त हो रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। तो हमको नहीं लगता है कि वो कहीं लड़ाई में है और उनकी बात भी हम लोग नहीं कर रहे हैं। सम्मानित व्यक्ति हैं, यहाँ से प्रतिनिधि भी रह चुके हैं गोपालगंज के, तो कोई उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। चलिए, प्रत्याशी पारंपरिक रूप से यहाँ से जो हुआ करते थे गोपालगंज सदर से, उनको बदल दिया गया है और आप ही की पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं की भी जुबानी अगर कहें तो अल्पसंख्यकों में इसको लेकर के थोड़ी सी नाराजगी भी है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, परिवार है तो नाराजगी हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जहां तक हमको जानकारी है, कोई नाराजगी नहीं है। और परिवार में अगर थोड़ा बहुत कहीं नाराजगी भी दिखता है और होता है तो परिवार के सदस्य आपस में सुलझा लेते हैं। और जहां तक हमको जानकारी है, कोई मतभेद नहीं है और पूरा महागठबंधन, पूरा राष्ट्रीय जनता दल एकजुट है। सारे नेतागण, सारे यहाँ के पदाधिकारीगण, जो भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, सभी लोग एकजुट हैं और सभी वोटर भी एकजुट हैं। और हम लोग सभी लोग मिलकर सामूहिक प्रयास कर रहे हैं और हम लोग चुनाव जीतने के लिए पूरा अपना जो भी है, जो भी लोग हैं पार्टी के पदाधिकारीगण, जो भी नेतागण हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। हर पार्टी का एक कोर वोट बैंक होता है। आरजेडी का कोर वोट बैंक जो कि MY माना जाता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी कई बार अपने संबोधनों के दौरान इसका उल्लेख किया करते थे, MY की बात। इसमें AIMIM ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया हुआ है इस उपचुनाव में। क्या प्रभाव रहने वाला है? जबकि जमीनी तौर पे देखा जाए तो निर्दलीय लड़कर भी 10-12 हजार वोटों का अंतर पैदा करने में सक्षम है MIM के जो कैंडिडेट है। तो आप लोगों को क्या लगता है, समीकरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप वह जो अभी AIM से चुनाव लड़ रहे हैं, 2020 में भी चुनाव लड़े थे, किसी पार्टी से लड़े थे जी। पूरे आप जानते भी होंगे, पूरे भारतवर्ष में 1000 से ऊपर पार्टियां हैं जी। तो उसका रजिस्ट्रेशन शुल्क होता है, लोग जमा करते हैं, पार्टी बना लेते हैं। ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। फिर भी 2400 वोट प्राप्त किए थे, 10-12 हजार कहाँ आप चले गए, इतना कहाँ चले गए कि इतना वोट मिले? आप चूंकि 2020 के चुनावों में उस पार्टी ने 5 सीटें निकाली हुई थी, जो विधायक अभी आपकी पार्टी में शामिल हुए, इस वजह से मैंने कहा कि 10-12 हजार वोटों का अंतर हो सकता है। नहीं, आप देखिएगा कि जो पीछे चुनाव था जी, तो उस समय पे साधु यादव जी जब चुनाव लड़े थे 2020 में, उस समय भी AIM, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, कई पार्टियों का जाप भी शायद उसमें था जी। और बहुत सारी पार्टियों का एक थर्ड फ्रंट बना था। तो पहले भी यहाँ AIM लड़ चुका है, साधु जी चुनाव लड़े हैं, सारी पार्टियां मिलके यहाँ चुनाव लड़ चुकी है। कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क जिस बात से पड़ सकता है
उस पर आते हैं सहानुभूतिक लहर। चूंकि मंत्री सुभाष सिंह का निधन हुआ है और उनकी पत्नी मैदान में है, क्या आपको लगता है कोई सहानुभूतिक लहर हो सकती है जो चुनाव परिणामों को प्रभावित करे? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सहानुभूति क्या है, ठीक है, सबकी संवेदना है, हम लोगों की भी संवेदना उनके साथ है। असामयिक उनका निधन हुआ है, तो हम लोगों को भी दुख है और एक मानव होने के नाते हम लोगों को भी उनके प्रति सिंपैथी है। लेकिन चुनाव अलग चीज होता है, ऐसा कुछ सिंपैथी वाला बात नहीं है। आपके कैंडिडेट के ऊपर चर्चा करते हैं। अभी पिछले दिनों जब भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने सीधा एलिगेशन लगाया कि मोहन गुप्ता जी, जो कि गोपालगंज उपचुनाव में आपके प्रत्याशी हैं, उनके शराब के 2 कंटेनर्स पुलिस ने सीज किए हैं झारखंड में। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस पे तो हमको विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप तो होते रहते हैं। जी। जब आदमी हतोत्साह होता है तो आरोप किसी पे लगाता है। हम लोगों के पार्टी का राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का काम ये है कि हम लोग विकास की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, और जब किसी को ये पता चलता है कि हम लड़ाई में पिछड़ रहे हैं तो वो ऐसी ऐसी आरोप प्रत्यारोप कोई भी लगाता है। आप गांव देहात में भी जाएंगे, छोटे छोटे मामले पे जब आदमी नहीं किसी से लड़ पाता है तो उसके ऊपर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। तो वही काम है, हताशा का ये परिचय है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन का जो आज इस उपचुनाव में लहर है, इस लहर को देखकर विपक्षियों में कहीं ना कहीं हताशा है। उस हताशे का परिणाम है कि अनर्गल बयान दे रहे हैं। अरे, विकास की बात होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए, किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। अगर कोई लगा रहा है, हम लोग बात करते हैं मुद्दे की जी। और विपक्षी पार्टियां बात करती हैं मंदिर मस्जिद। आप जानते हैं, सब कोई जानता है, हिंदू मुस्लिम ये सब चीज। हम लोगों का पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, A to Z की पार्टी है। सवर्ण भी इसमें है, हम सवर्ण हैं, इसमें पार्टी में है। सवर्ण को भी पार्टी ने सम्मान देने का काम किया। MLC के चुनाव में हमको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। और आप देखे होंगे यहाँ पे, आप गड़खा के विधायक हैं और सुरेंद्र राम जी, वो अभी श्रम संसाधन मंत्री हैं। तो A to Z की तो हमारी पार्टी है। देखिएगा, ऊपर से नीचे तक देखिएगा, सभी जाति धर्म समुदाय के लोग इसमें पड़े हुए हैं और सब पद भी प्राप्त है, मंत्रिमंडल में भी हैं, पार्टी में पदाधिकारी गण भी हैं। तो हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। जब हमारे पास विकास का बात नहीं रहेगा तब ना हम किसी के ऊपर बयानबाजी करेंगे, और जब कोई बयानबाजी किसी पे करता है तो कहीं ना कहीं हताशा का परिचय है। चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाता है, आपने स्वयं कहा इसको। गोपालगंज उपचुनाव में आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है, मुद्दे क्या क्या हैं, प्रमुख मुद्दे? देखिए, गोपालगंज में, स्पेशली गोपालगंज में तो मुद्दे की जो बात है, जो पार्टी का मुद्दा है वही हम यहाँ गोपालगंज का मुद्दा है। हम लोगों का राष्ट्रीय जनता दल का, महागठबंधन का एक ही मुद्दा है, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई जो भी है। तेजस्वी जी भी बोलते हैं सिंचाई, पढ़ाई लिखाई, क्या क्या। तो हम लोग अभी मुख्य समझिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। आप देख रहे होंगे कि अभी रोजगार के क्षेत्र में अभी कितने नियुक्ति पत्र बांटे गए। जी। परसों, अभी विगत 2 दिन पहले 9,469 नियुक्ति पत्र पटना में बांटे गए। इसके पहले भी कई विभाग में नियुक्ति पत्र बांटे गए। तो काम हो रहा है इस पे। और जो हम लोगों का 2020 में चुनावी वादा था कि हम लोग 10 लाख रोजगार देंगे, महागठबंधन की जब सरकार बनी तो 10 लाख प्लस 10 लाख 20 लाख रोजगार करने का निर्णय हुआ, और इस 20 लाख पे काम चल रहा है। अभी तो ये उपचुनाव है, 1-2 सीटों पे चुनाव हो रहा है। आप देखिएगा 2024 तक क्या क्या होता है। अभी महागठबंधन की सरकार बने और स्वास्थ्य विभाग पहले भाजपा के खाते में था, अभी हमारे नेता जो हैं तेजस्वी यादव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री, उनके पास है। अभी आप देखे होंगे गोपालगंज में इतनी बड़ी सौगात मिली और लोगों को 650 करोड़ की योजना देके गए। आप मेडिकल कॉलेज की आप बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फेसबुकों पर लगातार लिखा जा रहा है कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये केंद्र की परियोजना है। यहाँ गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, जो कि जेडीयू से हैं, आपके साथ गठबंधन में है, वो कह रहे हैं कि उनके प्रयासों का परिणाम है, और आप कह रहे हैं कि तेजस्वी जी ने इसे गोपालगंज को सौगात में दिया है, भेंट दिया है। तो वास्तविकता क्या है, ये हम जानना चाहेंगे दिलीप सिंह के मुंह से। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार का न होता है,
ये सदर अस्पताल किसका है, किसके अंडर में आता है, किसके कंट्रोल में आता है? आप इतिहास में पढ़े होंगे, कुछ समवर्ती योजनाएं होती हैं, जी। केंद्रीय योजनाएं होती जी। हैं, प्रदेश स्तरीय योजनाएं होती हैं। तो जैसे एनएच है, एनएच सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, रेलवे एनएच इसका सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। इसमें जो डेवलपमेंट होगा उसमें स्टेट गवर्नमेंट का बहुत योगदान नहीं रहता है, थोड़ा बहुत भूमि अधिग्रहण वगैरह में जो भी योगदान रहता है, लेकिन स्वास्थ्य में तो सेंट्रल का कहीं कुछ रहता नहीं है। सेंट्रल का बस वही पोलियो हो गया, ये सब चीज, बाकी जो भी योजनाएं हैं वो रहता है। मेडिकल कॉलेज स्टेट का होता है, और कहने के लिए कोई कहे, हम ही कह देंगे कि हम ही बनवा रहे हैं, तो कहना किसी का मुंह कोई थोड़ा ना रोका है। लेकिन यह योजना है, यह बिहार सरकार की योजना है। मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो होता है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है स्वास्थ्य विभाग, और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जो हैं हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं, तो उनका है कहने के लिए। भाजपा कुछ भी कहे भाई, बहुत सारा चीज भाजपा तो बोला था 15 लाख रुपया आएगा, कहाँ आया बताइए? 2 करोड़ रोजगार होगा, कहाँ हुआ? तो ये सब देखिए, हमारे मुंह से मत कहवाइए ये सब बात, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। अभी आरोप प्रत्यारोपों की आपने बात की, थोड़ा सा मैं पीछे ले चलता हूं। आपने कहा शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा पर सरकार का फोकस है, रोजगार पर। लेकिन पिछले दिनों भाजपा के एक बड़े नेता ने सीधे सीधे तेजस्वी जी पर, उप मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए ये कहा कि गोपालगंज में विश्वविद्यालय की मांग जो उठ रही है युवाओं के द्वारा, विश्वविद्यालय वो दे सकता है जो स्वयं पढ़ा लिखा हो। उप मुख्यमंत्री जी तो 9वीं पास है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, यह कोई कहने वाली बात नहीं है, फिर वहीं आरोप प्रत्यारोप की बात हो जाएगी। जी। अभी आप केंद्र में बहुत सारे मंत्री लोग भी हैं, उनका भी क्वालिफिकेशन उठा के देख लीजिए, मंत्रालय संभाल रहे हैं ना। जी। तो ये सब कहने की बात होती है कि अब स्मृति ईरानी जी को देख लीजिए, उनका एजुकेशन देख लीजिएगा कितना है, और शायद थोड़े दिनों तक मानव संसाधन विभाग में रही, मतलब शिक्षा हो गया मानव संसाधन। तो अब उनसे कहा जाए कि आप मानव संसाधन विभाग की मंत्री क्यों आप रही हैं, आपका शिक्षा क्या है? तो ये सब कहने की कोई चीज नहीं है। आरोप प्रत्यारोप और किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी करना अच्छा नहीं है, नहीं करना चाहिए किसी पे। बस विकास की बात होनी चाहिए, रोजगार और स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, जनहित की बात होनी चाहिए, और सबका विकास कैसे हो, जनता के बीच खुशहाली कैसे आए, इस पे बात होनी चाहिए। किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, चाहे भाजपा करे, चाहे हम करें, चाहे कोई भी करे। चलिए, चूंकि इंटरव्यू काफी लंबा हो रहा है और आपको भी कंपनी के लिए निकलना है, चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें गोपालगंज की जनता भी शामिल है काफी बड़ी संख्या में, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हम एक ही अपील करना चाहेंगे गोपालगंज की जनता से कि हमारे युवा जो उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनके हाथों को मजबूत करिए और अपना समर्थन, आशीर्वाद उनको दीजिए। और गोपालगंज में जो उपचुनाव हो रहा है, इसमें आप लोग अपना सहयोग दीजिए, और निश्चित रूप से आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि एक नया कीर्तिमान बिहार के लिए हम लोग स्थापित करने का काम करेंगे, और यहाँ विकास की गंगा बहेगी, यही मेरा विश्वास है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार रहे एमएलसी पद के लिए, वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकारिणी समिति में निर्णायक भूमिका निभा रहे गोपालगंज उपचुनाव में श्री दिलीप सिंह। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। होती रहेंगी इनसे मुलाकातें, और ऐसी तमाम हस्तियों से हम लगातार अपने दर्शकों को रूबरू कराते रहे हैं, आगे भी करवाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।